सुमित्रा जी ने अपनी बहू नंदिता को डांटते हुए कहा, बहू, रात के 11 बज चुके हैं, अर्जुन अभी तक घर नहीं आया और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। कैसी पत्नी हो तुम? तुम्हें अपने पति की चिंता भी नहीं है? कम से कम उसे फोन लगाकर पूछ तो लो कि कहाँ है और कितनी देर में आएगा। नंदिता ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझसे क्यों पूछ रही है माँ जी? आपका बेटा कोई बच्चा नहीं है जो कहीं खो जाएगा। वो आपके बेटे हैं, आप ही फोन करके पूछ लीजिए कि कहाँ रह गए हैं। सुमित्रा जी ने गुस्से में पलट कर कहा, हाँ, मैं तो माँ हूँ, इसलिए मुझे ही चिंता करनी होगी, लेकिन पत्नी होने के नाते तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्या तुम सिर्फ यहाँ आराम करने के लिए आई हो? लेकिन इस बार नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया। सुमित्रा जी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गईं और अर्जुन को फोन लगाने लगी, लेकिन अर्जुन ने कॉल नहीं उठाया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए सुमित्रा जी बोली, ये अर्जुन भी कभी समय पर घर नहीं आता। मैंने सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन बहू भी उसी की तरह निकली, न पति की चिंता न घर की। अरे, पत्नियां तो अपने पति को संभाल कर रखती हैं, और इसे देखो, अब तक अर्जुन को सुधार भी नहीं पाई। जब सुमित्रा जी बाहर आईं तो देखा कि नंदिता अपने कमरे में जा चुकी थी। वे उसके कमरे की ओर बढ़ी, दरवाजा हल्का सा खोला और देखा कि वह गहरी नींद में सो चुकी थी। निराश होकर सुमित्रा जी वापस हॉल में आकर बैठ गईं। कैसी औरत है ये, पति अब तक घर नहीं आया और इसे नींद भी आ गई, बिल्कुल बेपरवाह। सुमित्रा जी बड़बड़ाते हुए फिर से अर्जुन को फोन लगाने लगी, लेकिन उसने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। आखिरकार थक हार कर वह हॉल में सोफे पर बैठ गई। रात के 12:30 पर दरवाजे की घंटी बजी। सुमित्रा जी घबराकर भागते हुए दरवाजे तक गईं और दरवाजा खोलते ही उनका दिल बैठ गया। अर्जुन नशे की हालत में दरवाजे पर खड़ा था, इतना लड़खड़ा रहा था कि खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह सुमित्रा जी ने उसे सहारा देकर घर के अंदर लाया और सोफे पर बैठा दिया। बेटा तो बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन यहाँ देखो, मुझे ही तुझे संभालना पड़ रहा है। कुछ तो शर्म कर अर्जुन, कब तक यूं ही मुझे तड़पाता रहेगा? सुमित्रा जी गुस्से में डांट रही थीं, लेकिन अर्जुन को होश होता तब तो वह कुछ जवाब देता। वह नशे में धुत सोफे पर लुढ़क गया। सुमित्रा जी निराश होकर अपने कमरे में चली गईं और बड़बड़ाने लगीं, जब पत्नी को ही कोई परवाह नहीं है तो मैं क्यों परेशान होती रहूं? पहले अकेला बेटा खून पीता था, अब बहू भी उसी के साथ मिल गई। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। गुस्से में उन्होंने चादर ओढ़ ली और सो गईं। सुबह जब उनकी आंख खुली तो देखा कि अर्जुन अभी भी हॉल में सोया पड़ा था और नंदिता पास में डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रही थी। सुमित्रा जी को देखकर नंदिता ने पूछा, माँ जी, आप चाय लेंगी? उसे देखकर सुमित्रा जी ने निराशा से हाथ जोड़ते हुए कहा, तू ही पी अपनी चाय, पति यहाँ नशे में पड़ा है। लोगों की तो चिंता के मारे भूख प्यास उड़ जाती है, और तुझे देखो, इतनी बेपरवाह होकर चाय पी जा रही है। सुमित्रा जी की बात सुनकर नंदिता हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या बात है माँ जी, आज तो आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। भला मैं क्यों अपना खाना पीना छोड़ूं? आपका बेटा कितने सालों से बिगड़ा हुआ है, लेकिन आपने तो कभी खाना पीना बंद नहीं किया। फिर मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों? माँ जी, जरा शांति बनाए रखिए, कहीं बीपी न बढ़ जाए। वैसे भी मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और दोपहर का खाना भी बना दिया है। सफाई के लिए काम वाली आ जाएगी तो आप उससे सफाई करवा लेना, और मैं जा रही हूँ मायके माँ से मिलने, शाम तक लौट आऊंगी। सुमित्रा जी झुंझलाकर बोली, शाम को भी क्यों वापस आती है? वहीं रह जा। वैसे भी तेरा इस घर में होना या न होना बराबर ही है। जो अपने पति को संभाल नहीं सकती, वो मेरे घर को क्या संभालेगी? नंदिता हंसते हुए बोली, क्या कह रही हैं माँ जी? वहीं रहने के लिए थोड़ी ना आपके बेटे से शादी की थी। बहू को तो ससुराल में ही रहना चाहिए, यही तो दुनिया का नियम है। यह कहकर वह घर से निकल गई। कुछ दूरी पर पहुंचकर उसने एक ऑटो पकड़ा और मायके की ओर रवाना हो गई। ऑटो में बैठते ही उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब वह इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। कितने सपने संजोए थे उसने, पर वे सारे सपने उस रात ही बिखर गए जब शादी के अगले ही दिन अर्जुन शराब के नशे में धुत होकर घर आया था। उसने हैरानी से सुमित्रा जी की ओर देखा था, लेकिन उन्होंने बात संभालते हुए कहा था, अरे बहू, थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता ही है, लेकिन अब तुम आ गई हो, तुम उसे संभाल लोगी, इसीलिए तो उसकी शादी की है। सावित्री ने तो अपने पति की जान यमराज से वापस ले ली थी, तुम्हें तो बस उसे सुधारना है। सुमित्रा जी की बात सुनकर नंदिता सन्न रह गई। मतलब अपने बेटे को सुधारने के लिए उन्होंने उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। पूरी रात उसके दिमाग में यही बात घूमती रही। अगले दिन जब वह पग फेरे के लिए मायके पहुंची तो वहाँ भी उसे वैसा ही जवाब मिला, बेटा, थोड़ा बहुत तो आजकल हर कोई पीता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालती हो। एक पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और फिर इसके अलावा कोई और कमी तो नहीं है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना तो सबको पड़ता है। पिता तो रहे नहीं थे और माँ ने भी बस इतना ही कहा, बेटा, जैसे भी हो अपना घर संभाल ले। अगर तू वापस भी आई तो यहाँ तेरे भाई भाभी तुझे रखेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? जिन्होंने यह जानते हुए भी तेरी शादी एक शराबी से कर दी, वो तुझे यहाँ सहारा देंगे, इसकी उम्मीद मत कर। नंदिता को समझ ही नहीं आया कि करे तो क्या करे। वह चुपचाप ससुराल लौट आई। अब जब भी अर्जुन शराब पीकर आता वह रोती, परेशान होती, लेकिन सुमित्रा जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो लगने लगा था कि बेटे को बहू के हवाले कर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। लेकिन 2 महीने पहले जब अर्जुन ने शराब के नशे में नंदिता को बेरहमी से पीटा, सिर्फ इसलिए कि उसने उसे शराब पीने से रोकने की कोशिश की थी, तो सुमित्रा जी ने फिर से उसी पर इल्जाम लगा दिया। हे भगवान, एक पति तक नहीं संभाल सकती, घर क्या संभालेगी? मैंने तो यह सोचकर अपने बेटे की शादी की थी कि बहू आकर उसे सुधार देगी, लेकिन यह तो उल्टा उसे परेशान करने लगी।
अरे वो तेरे नाज नखरे उठाता है, तेरे खर्चे उठाता है, फिर अगर तू हर समय उसे रोकने टोकने लगेगी तो गुस्से में हाथ उठाएगा ही। थोड़ा प्यार से संभालना सीख। जब नंदिता ने मायके वालों से शिकायत की तो उन्होंने भी सिर्फ हमदर्दी जताकर बात खत्म कर दी। भाभी तो यहाँ तक कहकर चली गई, एक पति तक नहीं संभाल सकती तो और क्या कर लेगी। दोबारा लौटने की सोचना भी मत। हम अपना देखें या तुम्हारा। तेरी माँ को यहाँ रख रखा है वही बड़ी बात है। तो नंदिता ने भी ठान लिया कि अगर इसी तरह इस घर में रहना है तो या तो पूरी जिंदगी मार खाकर रोती रहे या फिर बेशर्म होकर अपना रास्ता खुद बनाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि अर्जुन उससे झगड़ा सिर्फ तब करता था जब वह शराब के नशे में होता था, वरना तो वह नंदिता से ठीक ही बात करता था। इसलिए अब जब अर्जुन नशे में होता तो नंदिता बेवजह बहस करने से बचती। उसने 1-2 बार नौकरी करने की बात की लेकिन सुमित्रा जी ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद नशे की हालत में अर्जुन ने अपनी माँ के कहने पर उससे बदतमीजी की, गालियां दी। तब से उसने सुमित्रा जी के सामने नौकरी की बात करना ही छोड़ दिया। लेकिन उसे आत्मनिर्भर तो बनना ही था। पढ़ी लिखी थी तो नौकरी करना भी जरूरी था, मगर बाहर कैसे निकले, इसलिए वह अक्सर मायके का बहाना बनाकर घर से निकल जाती थी। अभी 1 हफ्ते पहले ही उसने एक इंटरव्यू दिया था, वहाँ से कॉल आया तो आज उसी के लिए गई थी। जब पहुंची तो पता चला कि उसकी नौकरी पक्की हो गई है। उसने सारे जरूरी कागजात जमा कर दिए और अगले ही दिन से ज्वाइन करने को कहा गया। घर लौटी तो अर्जुन होश में आ चुका था, लेकिन सुमित्रा जी गुस्से में बैठी उसे घूर रही थी। जैसे ही नंदिता ने दरवाजे के अंदर कदम रखा वे ताना मारते हुए बोली, आ गई महारानी अपने मायके वालों से मिलकर। यहाँ सास और पति भूखे बैठे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, बेशर्म कहीं की। नंदिता उनकी बात सुनकर शांत भाव से बोली, कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी, मैं तो आपके लिए खाना बना कर गई थी, फिर मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। सुमित्रा जी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, नंदिता सच सच बताओ कहाँ गई थी तुम। अभी तुम्हारी माँ का फोन आया था, वो कह रही थी कि तुम मायके पहुंची ही नहीं। अचानक अर्जुन बोला। उसकी आवाज सुनकर नंदिता ने उसकी तरफ देखा और सीधे कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करना है। अर्जुन का चेहरा तमतमा उठा। इससे पहले कि वह कुछ कहता सुमित्रा जी बीच में बोल पड़ी, हाँ देखो तो यही होता है औरत का चाल चलन। मायके का नाम लेकर जाने कहां कहां घूमती फिर रही थी और अब पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली है। अर्जुन ने झुंझलाकर कहा, माँ मैं बात कर रहा हूँ ना, आप रुकिए। फिर वह शांत होते हुए नंदिता से बोला, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, तुम्हारी हर जरूरत मैं तो पूरी कर ही रहा हूँ। नंदिता ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मुझे अपने मायके का कोई सहारा नहीं है, इसलिए मुझे खुद को ही अपना सहारा बनाना होगा। मैं नौकरी इसलिए कर रही हूँ ताकि खुद में इतनी हिम्मत जुटा सकूं कि आपके सामने खड़े होकर कह सकूं, या तो आप शराब छोड़िए या मुझे छोड़ दीजिए। अर्जुन एकदम सख्ते में आ गया। सुमित्रा जी ने माथा पीटते हुए कहा, हाय राम, अपने ही पति को छोड़ने की धमकी दे रही है, बेशर्म। घर बनाने के बजाय इसे खुद अपने हाथों तोड़ रही है। लेकिन इस बार नंदिता भी चुप नहीं रही। उसने ठोस आवाज में कहा, बस कीजिए माँ जी, बहुत सुन लिया मैंने। मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं हूँ, बल्कि एक इंसान हूँ जिसकी अपनी भी कोई जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। मगर इस रिश्ते को तोड़ने से पहले मैं इसे एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। बताइए अर्जुन जी, आप शराब छोड़ेंगे या फिर पत्नी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, जब तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो मैं भी ये मौका लूंगा। कब ज्वाइन करना है तुम्हारा नशा मुक्ति केंद्र। उसकी बात सुनकर नंदिता की आंखों में चमक आ गई, जबकि सुमित्रा जी बिल्कुल स्तब्ध खड़ी रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जो काम वह बरसों तक नहीं कर पाई वह उनकी बेशर्म बहू ने कर दिखाया। अगले ही दिन अर्जुन ने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर लिया। महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद उसमें सचमुच बदलाव आया। उसने हमेशा के लिए शराब छोड़ दी और आज वही सुमित्रा जी अपनी बेशर्म बहू की नजरें उतारते नहीं थकती। निष्कर्ष, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। समझौता वहीं तक उचित है जहां तक वह व्यक्ति की गरिमा को ठेस न पहुंचाए। नंदिता ने धैर्य और साहस के साथ अपने हालात को बदला और यह साबित किया कि सशक्त महिलाएं न केवल अपना जीवन संवार सकती हैं बल्कि अपने परिवार में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। सही निर्णय और आत्मविश्वास से कोई भी परिस्थिति बदली जा सकती है। बस आवश्यकता होती है संकल्प और दृढ़ता की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। और ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।